18वीं सदी में अफगानिस्तान से आए रोहिल्ला पठानों ने दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर प्रदेश में अपना डेरा जमाया। ये पठान स्वभाव से बागी और लड़ाकू थे, लेकिन अवध के नवाब को पठानों का यूं बसना मंजूर नहीं था। लिहाजा अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से इन पठानों पर धावा बोल दिया। इस लड़ाई में पठानों की हार हुई और उन्होंने घुटने टेक दिए। फैजुल्ला खान नाम के एक सरदार ने अंग्रेजों और अवध से वफादारी का वादा किया और बदले में उसे 4 गांव दिए गए। इन्हीं 4 गांवों के साथ 7 अक्टूबर 1774 को एक रियासत की शुरुआत हुई, जिसे फैजुल्ला खान ने मुस्तफाबाद का नाम तो दिया, लेकिन लोगों ने उसे उसके पुराने नाम से ही जाना। ये रियासत थी रामपुर। आगे चलकर नवाबों ने रामपुर पर लगभग 200 साल तक राज किया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद नवाबों ने राजनीति के जरिए रामपुर पर अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन इन नवाबों की नवाबी को चुनौती देने वाला था एक आम से परिवार का लड़का, जिसके पिता एक टाइपिंग की दुकान चलाते थे। लेकिन इस लड़के के तेवर ऐसे थे कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घुसने तक पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते उसे इमरजेंसी के दौरान लगभग 1.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन जेल से निकलते ही वो लड़का मजदूरों का नेता बना और उसने नवाबों की फैक्ट्रियों में हड़ताल करवाकर उनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। और फिर साल 1980 में चौधरी चरण सिंह की पार्टी से वो लड़का चुनाव लड़ा और रामपुर का विधायक बना। और एक बार गद्दी पर बैठा तो 10 बार रामपुर से विधायक चुना गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 4 दशक में कई बार सरकारें बदली, लेकिन रामपुर में सिर्फ इस विधायक का दबदबा कायम रहा, जिसने रामपुर में नवाबों की हर निशानी को फीका कर दिया और रामपुर में ऐसा काम किया ताकि आने वाली पीढ़ियां रामपुर को सिर्फ उसी के नाम से जाने। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान की। वही आजम खान जो अपने मन की ना होने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के विरोध में खड़े होने से भी नहीं हिचकिचाए, लेकिन पार्टी से प्यार ऐसा कि किसी और का दामन नहीं थामा। वही आजम खान जिनके बारे में उनके विरोधी कहते हैं कि उनका अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं रहता, जिन्होंने जया प्रदा से लेकर भाजपा सांसद रमा देवी तक पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। वही आजम खान जिन्हें अखिलेश सरकार में सुपर सीएम कहा जाता था और इसी सत्ता के नशे में उन पर आरोप लगे कि उन्होंने नवाबों के बनाए आलिया मदरसे पर रातों रात अपना ताला जड़ दिया और उसे अगले ही दिन बिना नोटिफिकेशन के रजा इंटर कॉलेज में तब्दील कर दिया गया, जिन पर बकरी चोरी से लेकर किताब चोरी तक के इल्जाम लगे। बात होगी आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, जो राजनीति की भेंट चढ़ गया और आरोप लगे कि इस यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने गरीबों की जमीन कब्जाई। उन आरोपों पर भी बात करेंगे जब 40 के करीब घोसी मुसलमानों की बस्ती पर बुलडोजर चला दिया गया और उन्हें रातों रात सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। वजह बताई गई कि आजम खान वहां एक स्कूल बनवाना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों की भी बात होगी, जब एक स्टिंग में यह दावा किया गया कि आजम खान ने पुलिस को मुस्लिम आरोपियों पर कार्रवाई ना करने का आदेश दिया और आजम पर इल्जाम लगे कि अगर आजम के दबाव में मुस्लिम आरोपियों को ना छुड़ा जाता तो इतना बड़ा दंगा ना होता। एक ऐसा नेता जिस पर भारतीय सेना को हिंदू मुसलमान के खांचे में बांटने के आरोप लगे, जिसने कांशीराम, संजय गांधी और राजीव गांधी की मौत को इंसाफ बताया। दबंग ऐसा कि जिले के अधिकारियों से जूता साफ करवाने की धमकी देने वाले इस नेता ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष तक को नहीं बख्शा और आखिर जब सत्ता का निजाम बदला तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई जो बदले की राजनीति का प्रतीक बन गया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव और ये किस्सा है आजम खान का। अगर आप पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने रामपुरी चाकू का जिक्र जरूर सुना होगा। राजनीति में दिलचस्पी होगी तो यहां के नवाबों और बाद के नेताओं का,
खान पान में दिलचस्पी होगी तो रामपुरी कबाब का। लेकिन इस शहर को याद रखने की वजह और भी है। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर पूरब में स्थित इस छोटे से शहर का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी इलाकों वाला यह हिस्सा काफी उपजाऊ रहा है, जहां पानी और जंगल दोनों भरपूर थे। 18वीं शताब्दी में अफगान पठानों का एक जत्था यहां आकर बसा। ये पठान अफगानिस्तान के रोह नाम के इलाके से आए थे, इसलिए इन्हें रोहिल्ला पठान कहा गया। स्वभाव से बागी और लड़ाकू। 1774 में रोहिल्ला पठानों पर अवध के नवाब ने हमला कर दिया। इस हमले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब का साथ दिया। रोहिल्ला सरदारों ने घुटने टेक दिए। फैजुल्ला खान नाम के एक सरदार ने अंग्रेजों और अवध से वफादारी का वादा किया, जिसके बदले में उसे 4 गांव दिए गए और यही 4 गांव आगे चलकर रामपुर रियासत बन गए। इस रियासत का नाम तो उसने मुस्तफाबाद रखा था, लेकिन इसे रामपुर से क्यों जाना गया? इसकी वजह है कटिहार राजा राम सिंह, क्योंकि रामपुर उन्हीं के नाम पर बसा था। आगे चलकर रामपुर हैदराबाद और भोपाल के बाद तीसरी सबसे ताकतवर मुस्लिम रियासत बनी, जिसे साहित्य, शिक्षा, खान पान, संगीत और कला को बढ़ावा देने वाली रियासत के तौर पर जाना गया। खुद फैजुल्ला खान भी काफी विद्वान थे। उन्होंने रामपुर में एक किला बनवाया और अपने शौक के अनुसार अरबी, फारसी और उर्दू की दुर्लभ पांडुलिपियां इकट्ठी करनी शुरू की, जो आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध रामपुर रजा लाइब्रेरी बना। फिलहाल यह सरकार के नियंत्रण में है और इसकी गिनती दुनिया भर की सबसे अनूठी लाइब्रेरीज में होती है। इस किताब खाने में इंडो इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज का एक भव्य भंडार है, जिसमें 12,000 से ज्यादा दुर्लभ पांडुलिपियां और मुगध लघु चित्रों का एक एक्सीलेंट कलेक्शन है। इसी लाइब्रेरी कैंपस के अंदर दरबार हॉल, हामिद मंजिल भी स्थित है, जिसमें एक म्यूजियम भी है। फैजुल्ला खान ने ही आलिया मदरसे की नींव भी रखी, जिसने अगले कुछ सालों में रामपुर की पहचान शिक्षा के एक बड़े केंद्र के तौर पर स्थापित की। रामपुर को बुखारा-ए हिंद कहा जाने लगा। मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान का शहर बुखारा 18वीं शताब्दी में अपनी विद्वता, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। रामपुर को हिंद का बुखारा कहा गया। समय के साथ अगले नवाबों ने भी शहर में इमारतों, संस्थानों और उद्योगों को बढ़ावा दिया। नवाबों की नवाबी में स्थायित्व था। कभी कोई खटपट नहीं हुई, क्योंकि नवाबों ने अंग्रेजों के प्रति अपनी पूरी वफादारी निभाई। 1857 और उसके बाद जहां दूसरी रियासतों से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत और आज़ादी के सुर उठने लगे थे, रामपुर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। 1930 में नवाब रजा अली खान गद्दी पर बैठे। उन्होंने रामपुर में चीनी मिलें, डिस्टिलरीज, रेलवे और नहरें बनवाई। रामपुर का औद्योगिकीकरण हुआ। इससे रियासत की सालाना आय 1 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गई। 1930 के दशक में यह रकम बहुत बड़ी थी। रामपुर के नवाबों का अपना एक अलग रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहां सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण 4 स्पेशल लग्जरी कोच नवाबों के लिए खड़े रहते थे। रजा अली खान ने रामपुर में कोठी खास बाग का निर्माण करवाया, जो एशिया का पहला पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड महल था। इसमें गर्म पानी के स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और अन्य आधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं। 1947 में देश आजाद हुआ, तब रामपुर एक ताकतवर रियासत थी। बाकी मुस्लिम रियासतों की तरह इस पर भी दबाव था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन रामपुर के नवाब रजा अली खान ने तुरंत भारत में विलय का फैसला किया। आज़ादी के बाद 1952 में पहली बार चुनाव हुए और आज़ाद भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रामपुर के पहले सांसद चुने गए, जो नेहरू की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बने। लोकतंत्र आने के बाद भी रामपुर के नवाब पावर पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहे। रजा अली खान के 2 बेटे मुर्तज़ा अली खान और जुल्फ़िकार अली खान राजनीति में उतरे। मुर्तज़ा अली खान 1969 में अपनी ही मां को हराकर विधायक बने। उनके छोटे भाई जुल्फ़िकार अली खान उर्फ मिकी मियां ने राजनीति में लंबी पारी खेली। 1967 से 1989 के बीच वो 5 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। 1996 और 1999 में उनकी पत्नी बेगम नूर बानो रामपुर की सांसद बनी। हालांकि उन्हें कई बार हार का सामना भी करना पड़ा। मिकी मियां के बेटे नावेद मियां भी 5 बार विधायक चुने गए, लेकिन अलग अलग पार्टियों से। यानी आजादी के बाद भी रामपुर की राजनीति में नवाबों का ठीक ठाक दखल रहा। लेकिन नवाबों की इस नवाबी को रामपुर का ही एक लड़का चुनौती देने वाला था।
शहर के एक मामूली टाइपिस्ट का लड़का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर लौटा था, जिसने नवाबों की रजा टेक्सटाइल में हड़ताल करा दी और अगले कई दशकों के लिए उस लड़के का नाम शहर के नाम के साथ चस्पा हो गया। दोनों ही एक दूसरे की पहचान बन गए। नाम मोहम्मद आजम खान। तो शुरू करते हैं आजम खान की कहानी। आजम खान के पिता मुमताज खान शुरुआत में नवाबों के यहां नौकरी करते थे। बाद में खुद की टाइपिंग की दुकान खोल ली। आजम के विरोधी दावा करते हैं कि उनका परिवार मूल रूप से रामपुर का नहीं है, वो बिजनौर के नहटौर से आकर यहां बसे हैं। 14 अगस्त 1948 को पैदा हुए आजम खान के तेवर शुरू से ही बागी थे। स्कूली दिनों में ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें राजनीति में जाना है। इंडिया टुडे के मुताबिक 1966 में जब वो रामपुर के सुंदरलाल इंटर कॉलेज के छात्र थे, तभी उन्होंने स्कूल में अंग्रेजी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया था। आगे कानून की पढ़ाई के लिए आजम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसने यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस खत्म कर दिया। पूरी यूनिवर्सिटी आंदोलनमय हो गई। देशव्यापी प्रदर्शन हुए। अब्दुल जलील फरीदी, सलाउद्दीन ओवैसी, जफर याब जिलानी जैसे नेताओं के साथ आजम खान भी इस आंदोलन में कूद पड़े। देश के अलग अलग हिस्सों में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को वापस पाने के समर्थन में रैली हुई। 1975 में आजम खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। इसी साल देश में इमरजेंसी लागू हुई। छात्र संघ के दिनों में ही आजम अपने तीखे बोल के लिए मशहूर थे। पूरे देश में छात्रों का एक मूवमेंट इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा था और एएमयू भी इससे पीछे नहीं रहा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एएमयू आने का प्रोग्राम बना। आजम खान ने साफ ऐलान किया कि जब तक यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस बहाल नहीं हो जाता, कैंपस में किसी भी कांग्रेसी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। जिसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ भड़काऊ भाषणों के लिए मशहूर आजम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। आजम खान को पुलिस खचाखच भरे वीसी लॉज से उठा कर ले गई। जुलाई 1975 से जनवरी 1977 तक करीब 1.5 साल आजम खान जेल में रहे। आजम खान अपने कई इंटरव्यूज में कहते हैं कि वो अपनी कानून की पढ़ाई पूरी कर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाना चाहते थे, लेकिन इमरजेंसी में उनके साथ जो कुछ हुआ उसने उनका रास्ता बदल दिया। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई। आजम खान वापस रामपुर लौटे। बीड़ी, टेक्सटाइल, रिक्शे वालों का नेता बन गए। उस वक्त रामपुर में कई सारी फैक्ट्रियां, शुगर मिल्स, कारखाने और व्यवसाय चलते थे। आजम खान इन मजदूरों के नेता बन गए और फैक्ट्रियों में हड़तालों का सिलसिला शुरू हो गया। यहीं से नवाबों और आजम के बीच अनबन की शुरुआत भी हुई, क्योंकि आजम खान ने पहली हड़ताल नवाबों की रजा टेक्सटाइल में ही कराई थी। आजम खान रामपुर में ही रामपुर के नवाबों को चुनौती दे रहे थे। इसी साल आजम खान चुनावी मैदान में भी उतरे। इमरजेंसी के बाद हुए इस चुनाव में इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी प्रमुख विपक्षी दल एकजुट थे। इन दलों से मिलकर जनता पार्टी बनी, जिसमें अब्दुल जलील फरीदी की मुस्लिम मजलिस भी शामिल थी। आजम को मजलिस के कोटे से जनता पार्टी का टिकट मिला और 1977 में आजम खान पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे। लेकिन आजम खान कांग्रेस के मंजूर अली खान उर्फ शन्नू खान से 8,353 वोटों से चुनाव हार गए। इमरजेंसी के बाद इंदिरा विरोध की प्रचंड लहर में भी कांग्रेस से चुनाव जीतना कोई छोटी बात नहीं थी। शन्नू खान का पार्टी में कद बढ़ा, क्योंकि दूसरी तरफ सांसदी के चुनाव में नवाब जुल्फिकार अली उर्फ मिक्की मियां जनता पार्टी के राजेंद्र शर्मा से हार गए थे। अब मिक्की मियां को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उनकी ही पार्टी में, उनके ही इलाके से कोई नेता उन्हें चुनौती दे। ऐसे में अगले चुनाव में उन्होंने विपक्षी पार्टी के आजम खान को गुपचुप समर्थन दे दिया, ताकि शन्नू खान का प्रभाव कम किया जा सके। मिक्की मियां के समर्थकों ने नारे लगाए, बड़ा वोट मियां को, छोटा वोट दीवाने को। बड़ा वोट यानी लोकसभा में वोट मिक्की मियां को, और छोटा वोट यानी विधानसभा में वोट दीवाने यानी आजम खान को। नवाब के समर्थकों ने आजम खान को मिक्की मियां का दीवाना कहा, चिढ़ाने के लिए, उपहास के लिए, या ये जताने के लिए कि हम ही से तुम हो।
मिकी मियां का दीवाना कहने पर आजम चिढ़े भी और जब मौका मिला तब सूद समेत लौटाया भी। आजम खान पहला चुनाव भले ही हार गए थे, लेकिन निराश नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई और चौधरी चरण सिंह से उनकी करीबी बढ़ी। अगले चुनाव में आजम उन्हीं की पार्टी से उम्मीदवार बने। 1980 में उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। एक बार फिर से आजम खान और मंजूर अली उर्फ शन्नू खान आमने सामने थे, लेकिन शन्नू खान इस बार भीतरघात का शिकार हुए। चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर आजम खान पहली बार रामपुर से विधायक बने। उन्होंने मंजूर अली खान को 1128 वोटों के मार्जिन से हराया था। उधर मिकी मियां भी लोकसभा का चुनाव जीत गए। शन्नू खान अब पीछे छूट चुके थे और प्रतिद्वंदिता के एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। आजम के भाषण अक्सर नवाबों के खिलाफ होते। वो नवाबों को गरीबों का खून चूसने वाला, अंग्रेजों का पिट्ठू बताते। नवाबों की बनाई इमारतों, संस्थाओं पर बुलडोजर चलवाने की बात कहते। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बार चौधरी चरण सिंह ने रामपुर के नवाब परिवार के किसी बागी सदस्य को पार्टी का टिकट देने पर विचार किया तो आजम खान उनके घर धरने पर बैठ गए थे। आजम खान ने चौधरी चरण सिंह से साफ कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी नाक का सवाल है। चरण सिंह ने उनकी बात मान ली, लेकिन यह भी कहा कि उनकी नाक थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है। हालांकि नवाब परिवार आज भी आजम पर अपने एहसान के दावे करता है। चुनावी राजनीति से लेकर उनकी जान बचाने तक नवाब परिवार तो यहां तक दावा करता है कि आजम खान अगर आज जिंदा है तो मिकी मियां की वजह से। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके बेटे नावेद मियां बताते हैं, आजम खान आज जिंदा भी हमारे वालिद की वजह से ही हैं। वो बताते हैं कि एक चुनाव में किले के पोलिंग बूथों पर आजम खान ने लोगों से बदतमीजी की थी। चाकू लिए लोगों ने उन्हें घेर लिया था। मेरे वालिद भीड़ और आजम के बीच में आ गए और आजम को एक कमरे में बंद करके लोगों से कहा कि अगर इसे छुओगे तो मुझसे गुजर कर जाना होगा। लेकिन वो एहसान मानने वाले आदमी नहीं हैं। रामपुर विधायक आजम खान और रामपुर के सांसद जुल्फिकार अली खान उर्फ मिकी मियां दोनों का चुना जाना रामपुर की राजनीति में अगले कुछ सालों के लिए स्थायी भाव था। 1992 में मिकी मियां के निधन तक तो ऐसा ही हुआ। 1996 का एक चुनाव छोड़ दे तो आगे 2022 तक रामपुर की विधानसभा सीट पर आजम खान ने खूंटा गाड़ कर रखा। 1985, 89, 91 और 1993 लगातार 5 चुनावों में आजम खान ने रामपुर से जीत दर्ज की। खास बात यह थी कि वो हर चुनाव में एक नई पार्टी से चुनाव लड़ते। आजम जनता पार्टी सेकुलर, लोक दल, जनता पार्टी और जनता दल से चुनाव जीत चुके थे। 1989 में चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और शिष्य मुलायम सिंह यादव में जब जनता दल पर कब्जे की लड़ाई छिड़ी तो आजम खान ने मुलायम का हाथ थामा, मंत्री बने और फिर मुस्लिम यादव समीकरण के साथ ये जोड़ी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्थायी भाव बन गई। राम मंदिर आंदोलन के वक्त कार सेवकों पर गोली चलाई गई तो विपक्षियों के निशाने पर जितना मुलायम आए उतना ही आजम भी रहे। आजम खान 1987 में बनी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संस्थापक संयोजक भी थे। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। आजम खान इसके संस्थापक सदस्य बने। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तो आजम खान का गुस्सा कांग्रेस और पीवी नरसिम्हा राव पर फूटा। आजम खान 6 दिसंबर 1992 के लिए जितना जिम्मेदार भाजपा को मानते हैं उतना ही कांग्रेस को भी। बाद में कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हम 2 दिन पहले मिलकर सारे हालात बताकर आए थे कि ऐसा होने जा रहा है। लेकिन आरएसएस के साथ पीवी नरसिम्हा राव का अंदरूनी समझौता हुआ और ना सिर्फ बाबरी मस्जिद शहीद हुई, वहां पर मंदिर भी बना। 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो आजम फिर मंत्री बने। 1996 का चुनाव हारे तो मुलायम ने उन्हें राज्यसभा भेजा। फिर 2002 तक वो राज्यसभा में ही रहे। 2002 के चुनाव में आजम ने वापसी की और 38,000 वोटों के मार्जिन से अफरोज अली को हराया। पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता और फिर जब सपा की सरकार बनी तो मंत्री बनाए गए। 2007 में भी आजम खान और अफरोज का आमना सामना हुआ। आजम 33,000 वोटों के मार्जिन से जीते। इसी दौरान मुलायम और आजम के बीच खटपट शुरू हुई। शुरुआत हुई रामपुर से।
2004 में सपा ने एक्ट्रेस जया प्रदा को रामपुर से लोकसभा उम्मीदवार बनाया। आजम खान का समर्थन था तो वो जीत गई, लेकिन बाद के दिनों में रिश्ते बिगड़ गए। पार्टी में अमर सिंह के बढ़ते प्रभाव से आजम खान असहज थे। खुलकर बोलने के लिए मशहूर आजम खान ने अमर सिंह के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जया प्रदा पर टिप्पणियां की। जवाब में अमर सिंह कल्याण सिंह को लेकर आए। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय रहे कल्याण सिंह की राह भाजपा से तब अलग हो गई थी और अब वो अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा कर रहे थे। मुलायम और अमर सिंह को लगता था कि कल्याण सिंह के आने से लोधी वोट तो आएंगे ही, हिंदू विरोधी की छवि से भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। मुलायम के साथ जो मुसलमान वोट था वो भी दूर हो गया। 2009 के चुनाव में सपा को मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर तगड़ी मार पड़ी। आजम खान के खुले विरोध के बावजूद मुलायम सिंह यादव ने रामपुर से जया प्रदा को टिकट दिया। जया चुनाव लड़ी और जीती भी। हालांकि आजम की नाराजगी का खामियाजा सपा को बाकी सीटों पर उठाना पड़ा। मई 2009 में समाजवादी पार्टी ने आजम खान को पार्टी से निकाल दिया। हालांकि आजम खान किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं गए। बसपा कांग्रेस से उनकी अदावत पुरानी थी। उनके सियासी दुश्मन दोनों पार्टियों में थे और मुलायम सिंह के अलावा कोई भी पार्टी आजम खान को झेल भी नहीं सकती थी। यही वजह थी कि काफी बुरा भला कहने के बाद भी आजम खान किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। वो कहते रहे कि मुलायम ने मुझे पार्टी से निकाला है, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है। आजम के पार्टी से जाने का सपा और आजम दोनों को नुकसान हुआ। सपा की सीटें घट गई और आजम की राजनीति भी सिमट गई। ऐसे में दोनों फिर से साथ आए। 2010 में जब मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में आजम खान की सपा में वापसी हुई तो दोनों नेता भावुक हो गए। मुलायम सिंह यादव से मुखातिब होकर आजम ने एक शेर पढ़ा, फिर खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। दो 2012 के चुनाव में सपा और आजम दोनों ने अपना अब तक का बेस्ट रिजल्ट दिया। आजम खान ने अपने प्रतिद्वंदी डॉक्टर तनवीर अहमद खान को 63,000 वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से हराया। साथ ही उत्तर प्रदेश में पहली बार सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव चौथी बार सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन मुलायम की प्लानिंग कुछ और थी। उन्होंने आजम खान को बुलाया और अपने मन की बात बताई। विधायक दल की बैठक हुई। आजम खान ने विधायकों के सामने प्रस्ताव रखा, अखिलेश यादव को सदन का नेता चुनने का प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुनने का प्रस्ताव, जो कि पास भी होना ही था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। आजम खान को शहरी विकास, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य विभाग मिला। हालांकि मुलायम सिंह यादव आजम खान को स्पीकर बनाना चाहते थे, लेकिन आजम खान तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि कोई मेरी और कागज का गोला फेंके, मैं पलटकर पेपर वेट फेंक कर मारूंगा। 2013 में इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा। शहरी विकास मंत्री आजम खान इस आयोजन के प्रभारी थे। गंगा यमुना के किनारे करीब 45 दिन तक चलने वाले हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का जिम्मा एक मुसलमान के कंधों पर था। गंगा जमुनी तहजीब की इससे बेहतर मिसाल और क्या ही हो सकती थी। आजम खान ये संदेश देने की कोशिश करना चाहते थे कि उनकी जिस तरह की छवि बनाई जाती रही है वो असल में वैसे नहीं है। आजम खान मेले के दौरान साधु संतों से मिले, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था का जिम्मा संभाला। हालांकि मौनी अमावस्या के दिन रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में काफी लोगों की मौत हुई। आजम खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस भगदड़ के लिए अखिलेश ने रेलवे को जिम्मेदार बताया, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। कुंभ के सफल आयोजन के लिए आजम खान की तारीफ हुई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस पर बोलने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। आजम खान भी साथ गए, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें रोक कर रखा गया। अखिलेश यादव ने इस पर आपत्ति जताई और बिना लेक्चर दिए ही हार्वर्ड से वापस आ गए। कुंभ के जरिए आजम और सपा दोनों ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की, लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद हुए मुजफ्फरनगर दंगों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 27 अगस्त 2013
मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील के कवाल गांव में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें शाहनवाज नाम के एक लड़के की जान चली गई। आरोप लगा सचिन और गौरव नाम के दो भाइयों पर, और इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। कुछ ही घंटों के भीतर गिरी 3 लाशों ने माहौल तनावपूर्ण कर दिया। सालों से साथ रहते चले आ रहे जाट मुसलमान एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। दोनों तरफ के नेता लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। पूरा पश्चिमी प्रदेश बारूद के ढेर में तब्दील हो गया था, और इन सबके दौरान पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह की कार्रवाई की, उसने लोगों को और भड़का दिया। अगले 10 दिनों तक मुजफ्फरनगर में कई जगहों से छिटपुट घटनाएं सामने आई, लेकिन 7 सितंबर को बारूद का ये ढेर आग के गोले में तब्दील हो गया। मुजफ्फरनगर में भयावह दंगे हुए, जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरे के पूरे गांव जला दिए गए। 50,000 के करीब लोगों को अपना घर बार छोड़ शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ा, और इन दंगों को नियंत्रित ना कर पाने का ठीकरा अखिलेश यादव और आजम खान के सर फूटा। आजम खान पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगा। मीडिया रिपोर्ट्स और स्टिंग ऑपरेशन में दावे किए गए कि शुरुआती हत्याओं के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन लखनऊ से एक बहुत ताकतवर नेता ने फोन कर इन आरोपियों को छुड़वाया। यह ताकतवर नेता आजम खान को बताया गया। इंडिया टुडे ने एक स्टिंग में दावा किया कि आजम खान ने पुलिसकर्मियों को मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई ना करने का आदेश दिया था। भाजपा, किसान यूनियन और अन्य संगठनों के नेताओं ने आरोप लगाया कि अगर आजम खान के दबाव में आरोपियों को छोड़ा ना जाता तो इतना बड़ा दंगा ना होता। आजम खान को इस दंगे के लिए जिम्मेदार बताया गया। आजम खान ने स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी बताया, कहा कि ऐसी कोई हरकत करने से पहले वो मर जाना पसंद करेंगे। आजम खान ने कहा कि अगर वो दंगा भड़काने के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कुतुब मीनार पर फांसी दे दी जाए। उन्होंने इन दंगों के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया और टीआरपी के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। इन दंगों ने सपा को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। भाजपा ने इसका पूरा फायदा उठाया। संगीत सोम, संजीव बालियान, सुरेश राणा जैसे नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे। अगले साल हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को इसका लाभ भी मिला। दंगों के नाम पर न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे राज्य में अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा ने कैंपेन चलाया। दूसरी ओर सपा के हाथ से जाट वोट तो गए ही, मुस्लिमों ने भी उचित दूरी बना ली। पीड़ितों में ज्यादातर आबादी मुस्लिम समुदाय की थी, और अखिलेश यादव पर इन दंगों को रोक ना पाने और लोगों को सुरक्षा ना दे पाने का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अखिलेश यादव की सरकार को दंगा नियंत्रण में नाकाम बताया। दंगा पीड़ितों से मिलने गए अखिलेश यादव को स्थानीय मुस्लिमों का विरोध भी झेलना पड़ा। विरोध पार्टी के कई नेताओं ने भी किया। 11 सितंबर 2013 को आगरा में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री आजम खान इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कहा कि वो ऐसे समय में किसी 5 सितारा होटल में नहीं बैठ सकते जब उनके समुदाय के लोग तकलीफ में हों। पार्टी के दूसरे मुस्लिम नेताओं ने भी दंगों के दौरान सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए और कहा कि हमें लैपटॉप या बेरोजगारी भत्ता मत दो, लेकिन सुरक्षा तो दो। अभी दंगों के जख्म भरे भी नहीं थे कि साल के अंत में अखिलेश यादव सैफई महोत्सव के आयोजन के लिए लोगों के निशाने पर आ गए। एक तरफ हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में पड़े हुए थे, कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे। दूसरी तरफ नए साल के स्वागत के लिए सैफई महोत्सव का आयोजन हो रहा था, जहां बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे। और इस रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री सैफई में मौजूद थे। विपक्ष ने इस आयोजन की निंदा तो की ही, इसमें हो रहे खर्च पर भी सवाल उठाए। पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने भी इस आयोजन की टाइमिंग और खर्च पर सवाल उठाए। 6 अगस्त 2013 को दलित लेखक कमल भारती रामपुर स्थित अपने घर में बनियान और पैजामे में बैठे थे जब पुलिस उनके घर आई। उन्हें थाने में बिठाकर रखा गया और फिर जेल भेज दिया गया। बाद में पता चला कि उनकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मंत्री आजम खान की आलोचना की थी। एक फेसबुक पोस्ट में कमल भारती ने लिखा था कि अखिलेश, मुलायम और आजम खान जनता से पूरी तरह से कट गए हैं।
इस कार्रवाई के पीछे आजम खान को बताया गया और एक फेसबुक पोस्ट पर इस तरह की कार्रवाई के लिए उनकी खूब आलोचना की गई। आजम खान तब भी लोगों के निशाने पर आए जब उन पर भारत माता को डायन कहने का आरोप लगा। आजम ने कहा कि जो मां अपने बच्चों के खून की प्यासी है वो मां नहीं हो सकती। इसी तरह से 2016 में बुलंदशहर रेप पर आजम खान की टिप्पणी विवादों में आई। नोएडा से बुलंदशहर जा रहे एक परिवार के साथ लूटपाट और रेप की घटना अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था की बदहाली का प्रतीक बन गई और उस पर भी आजम खान ने कहा कि यह चुनाव से पहले सरकार को बदनाम करने की विपक्ष की साजिश हो सकती है। आजम खान के इस शर्मनाक बयान की चौतरफा निंदा हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आजम खान को फटकार मिली। आजम खान को अपने बयान के लिए माफी तक मांगनी पड़ी। 2014 में आजम खान अपनी भैंसों की वजह से सुर्खियों में रहे। रामपुर में उनके फार्म हाउस से चोरों ने भैंस चोरी कर ली। विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया कि मंत्री की भैंस तक सुरक्षित नहीं है। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई, खोजी कुत्तों को लगाया गया, सीसीटीवी खंगाले गए, पुलिस टीमें लगाई गई और भैंसों को खोज निकाला गया। लेकिन यह मुस्तैदी भी पुलिस और आजम के गले की फांस बन गई। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया कि सारी पुलिस आजम खान की भैंस खोजने में लगा दी गई। 2015 में दादरी में गोमांस के शक में एक भीड़ ने अखलाक की हत्या कर दी। आजम खान ने इसके लिए बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार बताया, जिसके बाद आजम खान ने यूनाइटेड नेशंस के दिल्ली कार्यालय को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा। उनके इस बयान पर भी खूब बवाल हुआ। बाद में आजम खान बैकफुट पर आए और कहा कि अगर प्रधानमंत्री उन्हें देश में मुसलमानों की सुरक्षा का भरोसा दे तो वो अपने फैसले पर पुनः विचार करेंगे। 2012 से लेकर 2017 तक आजम खान और विवाद एक दूसरे के पर्याय बने रहे। सरकार के शुरुआती दिनों में अखिलेश को विपक्षी बीएसपी और बीजेपी से ज्यादा चुनौती आजम खान से मिली। कभी वो एक के बाद एक कैबिनेट बैठकों का बहिष्कार शुरू कर देते तो कभी पूरी कैबिनेट को ही घंटों इंतजार करा देते। कभी ऐसे खफा हो जाते कि अपनी ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का बहिष्कार कर देते। और जब मुलायम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें कोई काम आ गया होगा। अक्सर अखिलेश को उन्हें मनाने की कोशिश करते देखा गया। अपने पिता और चाचाओं से दबे युवा अखिलेश की सरकार को 4.5 मुख्यमंत्रियों वाला कहा गया। ये 4 मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और आजम खान, जबकि अखिलेश केवल नाम के यानी आधे सीएम थे। और इसमें भी आजम को कभी मिनी सीएम तो कभी सुपर सीएम कहा जाता। अखिलेश की सरकार में पूरे 5 साल जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो रामपुर का यही 6 फुटा पठान था। अब आते हैं आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर। रामपुर नवाबों का शहर कहा जाता था। शहर की पहचान वही थी। महल, किला, स्टेशन, फैक्ट्री, लाइब्रेरी, मदरसा, 7 कोनों पर मौजूद 7 दरवाजे, सब नवाबों की नवाबी के सबूत थे। आजम खान ने इन नवाबों को सत्ता से तो दूर कर दिया था, लेकिन इसके साथ साथ उनकी निशानियों को भी मिटाने की कोशिश की। शहरी विकास मंत्री रहते हुए आजम खान ने एक नया रामपुर बसाने का प्रयास किया। पुराने चौराहों को तोड़ा गया, नवाबों के बनवाए दरवाजों को तोड़ा गया, नए दरवाजे बनवाए गए, पुल, सड़क, चौराहे बनवाए गए, नवाबों के नाम पर बनी चीजों के नाम बदले गए। राहे रजा और राहे मुर्तजा का नाम बदलकर जौहर रोड और शौकत रोड कर दिया गया। पूरे रामपुर में जिधर से गुजरिए हर चौराहे, हर सड़क आजम खान के नाम वाले चमकीले पत्थर दिख जाते। लेकिन नवाबों ने केवल सड़क चौराहे नहीं बनवाए थे, उन्होंने रजा लाइब्रेरी और आलिया मदरसा भी बनवाया था। ये वो चीजें थी जो पीढ़ियों से नवाबों का इतिहास कहती आ रही थी, रामपुर की पहचान में शुमार थी। आजम खान ने इन संस्थानों के बरक्स एक ऐसा संस्थान खड़ा करने का फैसला किया जो नए रामपुर की पहचान बनता। आने वाली पीढ़ियां कहती आजम खान का रामपुर। रामपुर को केवल नवाबों की वजह से नहीं बल्कि आजम खान के नाम से भी जाना जाता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इसी सपने की दिशा में एक कदम था, आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट। और इस यूनिवर्सिटी के लिए आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम यूं ही नहीं चुना था, इसके पीछे भी एक कहानी है।
मोहम्मद अली जौहर रामपुर में ही पैदा हुए। नवाब ने मोहम्मद अली को पढ़ने के लिए लंदन भेजा, लेकिन विलायत से लौटे मोहम्मद अली की नवाबों से नहीं बने। मोहम्मद अली ने अंग्रेज़ों की मुखालफत शुरू कर दी। अंग्रेज़ों के वफादार नवाबों को ये मंजूर नहीं था। मामला बिगड़ता देख नवाब ने मोहम्मद अली को रामपुर से जाने के लिए कह दिया। मोहम्मद अली साल 1906 में मुस्लिम लीग से जुड़ गए। कॉमरेड नाम से अंग्रेजी और हमदर्द नाम से उर्दू अखबार निकाला, लेकिन दोनों को बैन कर दिया गया। उन्हें हुकूमत विरोधी लेखों की वजह से जेल भी जाना पड़ा। अली जौहर 1917 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। 1919 में कांग्रेस में वो शामिल हुए और 1923 में इसके अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी के साथ खिलाफत और असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। 1931 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें यरूशलेम के बैतुल मकदस में दफनाया गया। आजम खान अपनी सभाओं, रैलियों में मोहम्मद अली जौहर का नाम लेकर लोगों को बताते कि नवाबों ने उन पर कितना अत्याचार किया, केवल इसलिए कि वो देश की आज़ादी चाहते थे। उन्हें अंग्रेज़ों की गुलामी बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए नवाबों ने उन पर जुल्म किया। उन्हें जेल भेजा गया, अमानवीय व्यवहार किया गया। वो नवाबों को देश विरोधी और अंग्रेज़ों का पालतू बताते। आजम ने लोगों को नवाबों के खिलाफ भड़काया और उसका खूब फायदा भी उठाया। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी और आजम खान ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले जौहर ट्रस्ट बना। इस ट्रस्ट के 7 सदस्यों में से 5 उनके परिवार के थे और 2 उनके भरोसेमंद। 2004 में मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर काम शुरू हुआ। 2005 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इसका बिल लाया गया, जिसका कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया। मुख्य विरोध 3 बातों को लेकर था। पहला, आजम खान को खुद को यूनिवर्सिटी का आजीवन कुलाधिपति घोषित करने पर। दूसरा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर। और तीसरा, सरकारी शत्रु संपत्ति और किसानों की जमीन कब्जाने के आरोपों पर। लेकिन फिर भी बिल पास हो गया और इसे राजभवन भेज दिया गया। लेकिन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने भी इस पर आपत्ति जताई और इसे वापस कर दिया। बाद में बिल को कुछ संशोधनों के बाद दोबारा भेजा गया। 2006 में कुछ शर्तों के साथ बिल को मंजूरी मिल गई। 18 सितंबर 2006 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान यूपी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री रामपुर में मौजूद रहे। अगले साल विधानसभा के चुनाव हुए और मायावती सूबे की मुख्यमंत्री बनी। इसी के साथ आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट का ग्रहण काल भी शुरू हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मायावती ने यूनिवर्सिटी की कुछ दीवारों पर बुलडोजर चलवा दिया, क्योंकि ये किसानों और गांव वालों का रास्ता बंद कर रही थी। आजम खान ने इसका कड़ा विरोध किया, कहा कि उन्होंने जमीन खरीद ली थी। ऐसे में दीवार गिराने का कोई तुक नहीं बनता। सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। 2012 में समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी तो यूनिवर्सिटी में रौनक भी लौट आई। यूनिवर्सिटी की विधिवत शुरुआत हुई, कैंपस में कामकाज शुरू हुआ, पढ़ाई लिखाई भी शुरू हुई। आजम खान आजीवन यूनिवर्सिटी के चांसलर बने। उनकी पत्नी प्रोफेसर तजीम फातिमा वाइस चांसलर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस यूनिवर्सिटी के सीईओ नियुक्त किए गए। लेकिन किसी चीज से आजम खान जुड़े हों और उससे विवाद ना जुड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सरकार जाते ही 250 एकड़ में फैली भव्य कैंपस वाली यूनिवर्सिटी आजम खान पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटी। भोर के करीब 3 बज रहे थे जब रामपुर का सरायघाट यतीम खाना बुलडोजरों की गुर्राहट से गूंज उठा था। ये घोसी मुसलमानों की बस्ती थी, जिसमें 40 के करीब घर थे। ये बस्ती वक्फ की जमीन पर बसी हुई थी, जो कभी नवाबों ने यतीम खाने के लिए वक्फ को दी थी। ये परिवार पिछले 50-60 सालों से इसी जमीन पर रह रहे थे और उनके पास इसके आवंटन की रसीद भी थी। लेकिन अक्टूबर की उस सुबह उन्हें बताया गया कि उनका घर अवैध है। भारी संख्या में मौजूद पुलिस के जवानों के दम पर लोगों को घरों से निकाला गया और पूरी बस्ती जमींदोज कर दी गई। रातों रात 40 परिवार सड़क पर आ गए, क्योंकि रामपुर के विधायक और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री आजम खान इस जगह पर एक स्कूल बनवाना चाहते थे। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि सब कुछ होने के बावजूद उनके साथ अन्याय हुआ और उन्हें सड़क पर फेंक दिया गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सब सड़क पर थे। उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। पुलिस अधिकारियों पर भी लोगों से मारपीट करने और धमकाने के आरोप लगे। विडंबना देखिए कि
कि मामले का मुकदमा तक दर्ज होने में 3 साल लग गए। 15 अक्टूबर 2016 की इस घटना पर एफआईआर दर्ज हुई जुलाई अगस्त 2019 में, जब प्रदेश की सरकार बदली और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। पीड़ितों ने आजम खान, उनके सहयोगी फसाहत शानू, इस्लाम ठेकेदार और सीओ आले हसन पर मारपीट, डराने धमकाने और डकैती के मुकदमे दर्ज कराए। 26 अगस्त 2019 को आजम खान और अन्य के खिलाफ दर्ज डकैती के एक मुकदमे में पीड़ित नन्हे ने आरोप लगाया कि 3 साल पहले तत्कालीन मंत्री आजम खान, सीओ आले हसन एवं अन्य लोगों ने स्कूल बनाने के लिए जमीन पर कब्जा कर लिया और उसका घर तोड़ दिया। वो इतने पर ही नहीं रुके, उसका सामान, गहने और मवेशी भी ले गए। 15 अक्टूबर 2016 को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 30 अगस्त को एक और मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें शिकायतकर्ता आसिफ और जाकिर अली ने आरोप लगाया कि 15 अक्टूबर 2016 को मंत्री आजम खान के आदेश पर सीओ आले हसन और अन्य लोगों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की, उनकी भैंस और 25,000 रुपए नगद चुरा लिए गए। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि आजम खान ने उन्हें घूसियान यतीम खाना के पास स्थित उनके घर को खाली करने के लिए कहा था, क्योंकि एक स्कूल के लिए जमीन की आवश्यकता थी। इसी तरह की कुल 12 शिकायतें यतीम खाना मामले में आजम खान के खिलाफ दर्ज हुई, जिनमें बाकी चीजों के साथ साथ उन पर लोगों ने मुर्गी, बकरी, भैंस और दूसरे मवेशियों की भी चोरी का आरोप लगाया। बाद में पुलिस ने आजम के एक सहयोगी को चोरी की 2 भैंसों के साथ गिरफ्तार भी किया था। रामपुर के आलिया मदरसे के प्रिंसिपल हरीश सक्सेना को वो शाम अच्छे से याद है जब वो मदरसे में ताला लगाकर घर गए थे। ये 9 सितंबर 2016 की तारीख थी। लेकिन अगले दिन जब वो वापस मदरसे में लौटे तो उनके होश उड़ गए। मदरसे पर नया ताला जड़ दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए प्रिंसिपल सक्सेना कहते हैं, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। अगले दिन हमें बताया गया कि मंत्री आजम खान के आदमी आए और ताला बदल कर चले गए। उन्होंने अपना ताला लगा दिया। प्रिंसिपल ने अपने उच्चाधिकारियों को इस बात की जानकारी दी। वहां से जवाब मिला कि मदरसे को रजा इंटर कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया है। ना कोई कागज, ना आदेश, ना सूचना। अचानक से 22 कमरों और एक बड़े से हॉल में फैला एक ऐतिहासिक इंटर कॉलेज, जिसका अपना एक समृद्ध इतिहास था, जिसे पिछली सरकारों में यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश चल रही थी, उसे एक दूसरे कॉलेज के 2 कमरों और एक बरामदे में शिफ्ट कर दिया गया। और ये किसके इशारे पर हुआ था, ये बताने की जरूरत नहीं है। मदरसे के शिक्षकों ने जिला स्तर के अधिकारियों के सामने फरियाद की। उन्हें बताया गया कि ये फैसला जिला स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर लिया गया है, और क्यों लिया गया है ये भी जल्द ही पता चल गया। अगले ही महीने अक्टूबर 2016 में एक सरकारी आदेश आया कि मदरसे की इमारत आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 90 साल की लीज पर दे दी जाए। यहां से आलिया मदरसे की इमारत अब आजम खान के जौहर ट्रस्ट के पास थी, जिसके बाद जौहर ट्रस्ट ने यहां पर रामपुर पब्लिक स्कूल शुरू कर दिया। 1774 में नवाबों का बनवाया ये मदरसा एक समय इस्लामिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। बड़ी संख्या में अगल बगल के देशों से लोग यहां पढ़ने आते थे। आज़ादी के बाद सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका नाम गवर्नमेंट ओरिएंटल कॉलेज कर दिया। 2001 में राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए मदरसे को 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया और अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के तौर पर डेवलप करने का प्लान बनाया। लेकिन सरकार बदली और सब प्लान धरे का धरा रह गया। इस मदरसे की अनदेखी के पीछे भी वजह आजम खान को ही बताया गया। कहा गया कि वो नहीं चाहते कि नवाबों के बनवाए मदरसे में फिर से रौनक लौटे। लेकिन आजम खान ने तो कुछ और ही प्लान करके रखा था। 2016 में आलिया मदरसे को यहां से शिफ्ट कर रामपुर पब्लिक स्कूल शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस मदरसे की ऐतिहासिक लाइब्रेरी से किताबें भी चुरा ली गई। यहां तक कि फर्नीचर भी गायब हो गया। 31 जुलाई 2019 को जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस ने छापा मारा। यहां एक दीवार तोड़कर पुलिस ने करीब 2000 ऐतिहासिक महत्व की दुर्लभ किताबें बरामद करने का दावा किया। इसमें हाथ से लिखी गई कुरान, हदीस, रामायण समेत कई धार्मिक पुस्तकें भी शामिल थी। पुलिस ने दावा किया कि ये किताबें रामपुर के ऐतिहासिक आलिया मदरसे से चोरी की गई थी।
ऐतिहासिक महत्व की इन किताबों पर मदरसे की मुहर भी लगी हुई थी। इसके अलावा पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से आलिया मदरसे का फर्नीचर भी बरामद करने का दावा किया। एक शेर की मूर्ति जो रामपुर क्लब से लाई गई थी और साफ सफाई की आधुनिक मशीनें भी बरामद हुई जो नगर निगम की संपत्ति थी और इसे यूनिवर्सिटी कैंपस की जमीन में गाड़ दिया गया था। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट में बलि केवल नवाबों की बनवाई इमारतों की ही नहीं चढ़ी, लोग भी चढ़े। आलियागंज के रहने वाले मोहम्मद आसिफ दी लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे जमीन ना देने पर लोगों को झूठे केसों में फंसाया गया। आसिफ बताते हैं कि वो सिविल लाइंस थाने के पास मौजूद थे जब पुलिस वालों ने बिना किसी वजह के उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें 3 दिन तक पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर किया। आसिफ कहते हैं कि अगर जमीन बाप के नाम पर है तो बेटे को धर लिया गया और बेटे के नाम पर है तो बाप को उठा लिया गया। अगर किसान आजम खान की यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दे देता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर नहीं देता है तो उसे चरस के मुकदमे में अंदर कर दिया जाता है। मोहम्मद आसिफ दावा करते हैं कि आजम की यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ना देने पर आलियागंज में 80% लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हुए। आजम खान के खिलाफ आलियागंज के जिन 29 किसानों ने मुकदमा दर्ज कराया उनकी जमीन यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के अंदर है। कागज पर जमीन किसानों के नाम थी, इसके बावजूद उस पर 4 दीवारी खड़ी कर दी गई। किसानों ने आजम खान, उनके समर्थकों और सीओ आले हसन पर मारने पीटने और धमकाने का भी आरोप लगाया। रामपुर में आजम खान के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके सत्ता में रहते पीड़ितों की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। यह तभी हुआ जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली। लोगों ने खुलकर आजम का विरोध करना शुरू किया, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन यह सब भी ऐसे ही नहीं हुआ था। 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, अखिलेश यादव की रुखसती हुई और योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी, लेकिन आजम खान के खिलाफ कार्रवाई होने में 2 साल लग गए। अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के बीच आजम खान के खिलाफ 81 मुकदमे दर्ज हुए और इसकी शुरुआत हुई उनके एक बयान के बाद। 2019 में 9 बार के विधायक आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे। नतीजे आए तो 303 सीटों के साथ भाजपा ने सत्ता बरकरार रखी। फिर भी आजम खान उन 5 सांसदों में से एक थे जो सपा के सिंबल पर लोकसभा चुनाव जीते थे। आजम चुनाव जीते, लेकिन इस चुनाव में वो अपनी जीत से ज्यादा रामपुरी चाकू की तरह अपनी धारदार जुबान की वजह से चर्चा में रहे, जिसकी वजह से उन पर आचार संहिता उल्लंघन के धुआंधार मुकदमे दर्ज हुए। चुनाव के दौरान आजम खान पर 14 मुकदमे दर्ज हुए। इसमें सबसे ज्यादा विवाद 2 बयानों पर हुआ, एक भाजपा उम्मीदवार जयप्रदा के खिलाफ और दूसरा रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ। 14 अप्रैल 2019 को चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में आजम ने कहा, जिसको हम उंगली पकड़कर रामपुर लाए, आपने 10 साल जिससे अपना प्रतिनिधित्व कराया, उनकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है। उनके इस बयान को जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के तौर पर देखा गया। इस बयान पर बवाल मचा तो आजम ने सफाई दी कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और यह दूसरे व्यक्ति के बारे में था। लेकिन महिलाओं के खिलाफ अभद्र बयानों के लिए बदनाम आजम खान की यह सफाई भी काम नहीं आई। इसी तरह डीएम आंजनेय सिंह पर अभद्र टिप्पणी करते हुए आजम खान ने कहा था, कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया हैं, तनखैयों से नहीं डरते। देखे हैं मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रूमाल निकालकर जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, उन्हीं के जूते साफ करवाऊंगा इनसे अगर अल्लाह ने चाहा। आजम यही नहीं रुके, आंजनेय सिंह के खिलाफ उन्होंने 7-8 विवादित बयान और दिए। एक में तो उन्हें नीच और कमीना कहते हुए उनकी मां पर बेहद घटिया और अभद्र टिप्पणी कर डाली। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुए। एक के बाद एक लगातार विवादित बयानों पर चुनाव आयोग ने सख्ती बरती। नतीजा ये हुआ कि आजम खान की सभाओं पर रोक लगा दी गई। आजम खान चुनाव जीत गए थे, लेकिन रामपुर डीएम पर उनकी टिप्पणी का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रामपुर के डीएम आंजनेय सिंह ने उनके बयान को पर्याप्त गंभीरता से लिया था। आंजनेय सिंह ने मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्तियों की जांच के लिए 6 टीमें बनाई। पुरानी फाइलें खंगाली जाने लगी। 15-16 साल पहले दी गई शिकायतों पर नए सिरे से एफआईआर दर्ज की गई।
12 जुलाई 2019 के बाद आजम खान के खिलाफ 22 ऐसे मामले दर्ज हुए जिनकी शिकायत 13 साल पहले यानी 2006 में की गई थी, जब जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ली गई थी। एक मामला 16 साल पहले का दर्ज हुआ। 1 दर्जन मामले 3 साल पहले के थे। आजम खान पर एक एक दिन में 8 केस दर्ज हुए। 2019 में साल भर के भीतर आजम खान के खिलाफ दर्ज कुल मुकदमों की संख्या 80 पार कर गई और 2022 तक ये संख्या 103 तक पहुंच गई। आजम खान पर जो मुकदमे दर्ज हुए उनको अलग अलग खांचों में बांटा जा सकता है। जैसे आलियागंज के 29 किसानों ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाया और अजीम नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इन किसानों ने तत्कालीन सीओ आले हसन पर भी डराने धमकाने और हवालात में बंद करने का आरोप लगाया। आरोप ये भी कि जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें या उनके परिजनों को चरस या स्मैक का केस लगाकर जेल भेजने की धमकी दी गई। गरीब किसान, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने कहा कि आजम खान के प्रभाव की वजह से उनकी किसी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के उत्तरी हिस्से में सिंगनखेड़ा गांव के 45 वर्षीय बंदे अली अपनी 2 बीघा जमीन वापस पाने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। अली कहते हैं 2014 में एक 4 दीवारी बनवा दी गई जिसमें मेरी जमीन को भी यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर शामिल कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अली ने जमीन वापस पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। अंतिम प्रयास के तौर पर मार्च 2019 में उन्होंने डीएम आंजनेय सिंह को शिकायत दी। जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी का कई किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा है। इसके बाद जमीन कब्जाने के खिलाफ मिली शिकायतों की खोज शुरू हुई, जिन पर पिछली सरकारों में आजम खान के प्रभाव की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद 29 किसानों ने शिकायत दर्ज कराई। आजम खान पर किसानों की जमीन कब्जाने के तो आरोप लगे ही, सरकारी जमीन, नदी क्षेत्र और शत्रु संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करने का भी आरोप लगा। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए आईएएस आंजनेय सिंह कहते हैं 78 हेक्टेयर में बनी उस यूनिवर्सिटी की करीब 38 हेक्टेयर जमीन या तो सरकारी संपत्ति है या शत्रु संपत्ति या दलितों से अवैध तरीके से ली गई जमीन है। जो बाकी की 40 हेक्टेयर जमीन है वो भी अधिकतर अनियमितता करके ही ली गई है। इस क्षेत्र में 3 बार सर्किल रेट कम किया गया है, इसकी भी जांच जारी है। इसके अलावा किसानों से ली गई 5-6 हेक्टेयर भूमि भी विवादित है। आजम खान के खिलाफ 2 मुकदमे कोसी नदी की जमीन कब्जाने और 1 मुकदमा कस्टोडियन यानी शत्रु संपत्ति कब्जाने के लिए दर्ज हुआ। शत्रु संपत्ति यानी उन लोगों की संपत्ति जो पाकिस्तान चले गए। 18 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान का नाम भूमाफियाओं की लिस्ट में डाल दिया। समाजवादी पार्टी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। एक पक्ष ने कहा कि खोद कर फाइलें निकाली जा रही हैं, फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं, तो दूसरे ने इसे आजम खान के खौफ और दबंगई का नतीजा बताया कि जब वो सत्ता में थे तो लोगों को प्रताड़ित भी किया और कार्रवाई भी नहीं होने दी। लोगों का पुलिस और प्रशासन पर से भरोसा ही उठ गया था कि आजम खान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यह 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात थी। नया साल 2008 था, जिसे शुरू हुए अभी 2.5 घंटे भी नहीं बीते थे कि रामपुर गोलियों और ग्रेनेड्स के धमाकों से दहल उठा। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया। रात 2:30 बजे आतंकियों ने गेट पर फायरिंग की और ग्रेनेड फेंके, फिर अंदर घुस गए। इस हमले में कुल 7 जवानों और 1 नागरिक की मौत हो गई। नए साल के पहले ही दिन इस आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रामपुर और आसपास के जिले तो हाई अलर्ट पर थे ही। अगले दिन यानी 2 जनवरी 2008 को आजम खान पूरे लाव लश्कर के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने मुजफ्फरनगर जा रहे थे। मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने पुलिस की चेकिंग चल रही थी। पुलिस ने आजम की गाड़ी भी चेकिंग के लिए रोक ली। इसी पर बवाल हो गया। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। आसपास के जिलों से भारी संख्या में सपा के कार्यकर्ता भी आ गए। आजम और अब्दुल्ला के अलावा पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, पूर्व विधायक नईम उल हसन, विधायक मनोज पारस, विधायक महबूब अली समेत तमाम नेता भी मौके पर पहुंच गए और पूरा हाईवे जाम कर दिया।
पुलिस ने इस मामले में आजम, उनके बेटे अब्दुल्ला समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 13 फरवरी 2023 को मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला दोनों को 2-2 साल की सजा सुनाई। ये पिछले 4 महीनों में दूसरा मौका था जब आजम को जेल की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले 27 अक्टूबर 2022 को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से न केवल आजम खान की विधायकी गई बल्कि उनके वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया। बेटे अब्दुल्ला आजम का भी ऐसा ही मामला था। छजलैट मामले में फैसला आने के 48 घंटे के भीतर स्वार टांडा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता समाप्त कर दी गई। ये दूसरी बार था जब सजा की वजह से अब्दुल्ला आजम ने विधायकी गंवाई थी। 2017 में स्वार टांडा सीट से पहली बार विधायक बने अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि चुनाव लड़ते वक्त उनकी उम्र 25 साल नहीं थी। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। कोर्ट ने मामला सही पाया और अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई। 2020 में इस मामले में आजम खान, अब्दुल्ला और तंजीम फातिमा को जेल भेज दिया गया। करीब 27 महीने तक जेल में रहने के बाद साल 2022 में आजम खान जेल से छूटे। इस दौरान उन्हें जेल में कोरोना भी हो गया था। उनकी तबीयत काफी खराब थी। उन्हें सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया। 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। बतौर लोकसभा सदस्य आजम का अनुभव भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा। यहां भी उनके बयान न केवल उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने। जुलाई 2019 में सदन के भीतर भाजपा सांसद रमा देवी पर उनकी टिप्पणी पर भी काफी विवाद हुआ। पीठासीन रमा देवी ने आजम खान को इधर उधर देखकर बोलने की बजाय चेयर को संबोधित करते हुए बोलने के लिए कहा तो आजम खान ने कह दिया कि मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझे कहें कि नजर हटा लो। आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि जी करता है कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मन करता है। इस पर रमा देवी और भाजपा सांसदों ने आपत्ति जताई तो आजम खान ने रमा देवी को अपनी बहन बताया। इस बयान को कार्रवाई से तो हटा दिया गया, लेकिन इस पर काफी बवाल हुआ। भाजपा ने इसे महिला विरोधी बयान बताते हुए माफी की मांग की। शुरुआत में आजम खान ने किसी भी माफी से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने रमा देवी से माफी मांगी। 2020 में आजम खान बर्थ सर्टिफिकेट केस में जेल गए। उनकी सांसदी का बाकी कार्यकाल जेल में ही बीता। 2022 में आजम ने विधानसभा वापस लौटने का फैसला किया और 2022 का विधानसभा चुनाव जेल से ही लड़ा। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर और स्वार टांडा दोनों सीटों पर प्रचार की कमान संभाली। जनवरी 2022 में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला आजम मंच से ही रोने लगे और कहा, आज भी मेरे और आपकी खातिर, मेरी और आपकी मोहब्बत में एक शख्स 8x8 की कोठरी में अकेला बंद है। वो मेरे और आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है। खैर, 2022 में आजम खान 10वीं बार रामपुर से विधायक चुने गए। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी स्वार टांडा सीट से विधानसभा पहुंचे। हालांकि दोनों की विधायकी ज्यादा दिन टिकी नहीं। अक्टूबर 2022 में भड़काऊ भाषण वाले मामले में सजा के बाद आजम खान की सदस्यता चली गई। फिर छजलैट केस में सजा के बाद अब्दुल्ला आजम भी पूर्व विधायक हो गए। आजम के इस्तीफे के बाद खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आजम ने अपने करीबी आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार भाजपा के घनश्याम लोधी ने आजम के करीबी आसिम रजा को हरा दिया। घनश्याम लोधी भी कभी आजम खान के करीबी ही हुआ करते थे। अक्टूबर में अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता गई तो फिर से उपचुनाव हुए। आजम खान ने एक बार फिर से आसिम रजा को उतारा। चुनाव प्रचार के दौरान आजम ने लोगों के सामने अपने साथ हो रहे व्यवहार को मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, जैसा सुलूक मेरे साथ हो रहा है, अगर वैसा मैं 4 सरकारों में रहने पर करता तो बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। एक और रैली में आजम ने भावुक अपील की। वो बोले, अगर 27 महीनों के दुखों की एक एक रात का बदला लेना चाहते हो तो 23 तारीख यानी वोटिंग वाले दिन को अपने घरों में ना बैठना, मेरे मुंह पर कालिख ना पुतवा देना। कहीं ये ना हो कि ये सदमा मेरे लिए कहीं ज्यादा गहरा हो जाए।
लेकिन आजम की ये भावुक अपील काम नहीं आई। कभी आजम खान के करीबी रहे घनश्याम लोधी ने आसिम रजा को हरा दिया। आजम का गढ़ ध्वस्त हो गया। रामपुर लोकसभा, रामपुर विधानसभा और स्वार टांडा विधानसभा तीनों ही सीटें आजम खान के हाथों से चली गईं। अक्टूबर 2023 में एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई। सजा के साथ ही तीनों को जेल भेज दिया गया। एक समय उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे ताकतवर मंत्री अपनी बीवी और बेटे के साथ जेल में बंद था। बाद में अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को जमानत मिल गई, लेकिन आजम का इंतजार खत्म हुआ सितंबर 2025 में, जब सभी मामलों में जमानत के बाद जेल से उनकी रिहाई हुई। 2024 में डूंगरपुर में जबरन जमीन बेदखली के मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई, जो अब तक की सबसे बड़ी सजा है। आज तक की खबर के मुताबिक आजम खान के खिलाफ दर्ज कुल 104 मुकदमों में से 12 पर फैसला आ चुका है। 8 में वो बरी हुए हैं और 4 में सजा मिली है। बेटे अब्दुल्ला आजम पर 43, पत्नी तंजीम फातिमा पर 35 और बड़े बेटे अदीब पर 20 मुकदमे दर्ज हैं। कुल मिलाकर पूरे परिवार पर करीब 200 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें अधिकतर विचाराधीन हैं। क्या बच्चों को तालीम देना गुनाह है? यूनिवर्सिटी बनवाना गुनाह है? आजम खान ये सवाल पलटकर पूछते हैं जब उनसे उनके गुनाहों के बारे में पूछा जाता है। मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कभी आजम खान ने बेहद शौक के साथ एक एक इमारत को तैयार करवाया था। हर बिल्डिंग अपने आप में अनूठी कहानी कहती है। कोई दिल्ली के पावर सेंटर्स नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की तरह है, तो कुछ विदेशी इमारतों की तरह। लेकिन फिलहाल अगर आप मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी की मौजूदा हालत देखेंगे तो तरस खाएंगे। चमचमाती भव्य इमारतों के सामने बड़ी बड़ी घास उगाई है। जो इमारतें अधूरी थी, सालों से अधूरी ही हैं। जो बन चुकी थी वो भी खंडहर में तब्दील होती जा रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल आजम खान की राजनीति का भी है। 23 महीनों बाद जब आजम जेल से लौटे तो लोगों के एक बड़े तबके ने उनसे सहानुभूति जताई। तरस खाया कि कभी इतना ताकतवर रहा शख्स बीवी और बेटे के साथ जेल में बंद रहा। जो कभी प्रदेश की सियासत तय करता था, अब उसके पास वोट देने तक का अधिकार नहीं है। 5 दशक की राजनीति का अनुभव रखने वाले आजम खान अच्छे से जानते हैं कि कैसे वो इसका फायदा उठा सकते हैं। सहानुभूति की इस लहर के जरिए कैसे वो अपनी ही पार्टी के लोगों को अपनी ताकत का एहसास दिला सकते हैं। यही वजह है कि जेल से लौटने के बाद उन्होंने धुआंधार इंटरव्यू दिए, खुलकर अपनी पीड़ा बताई, खुद को उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के साथ हो रही कथित ज्यादतियों का प्रतिनिधि बताया। 1980 में पहला चुनाव जीतने के बाद से ये पहली बार है जब आजम सांसद या विधायक नहीं है। 1996 में चुनाव हारे थे तो मुलायम ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। 10 बार विधायक रहे आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा तीनों सजाए याफ्ता हैं और आज कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये हर किसी को पता है कि आज की तारीख में प्रदेश की राजनीति में कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं है जो आजम खान के आसपास भी खड़ा हो सके। और बार बार अपने बयानों के जरिए आजम खान समाजवादी पार्टी को चेतावनी भी देते हैं कि उन्हें इग्नोर करने और खत्म मान लेने की गलती ना करें। न्यूज़ 24 को दिए इंटरव्यू में वो 2 मौकों 2009 और 2024 का जिक्र करते हुए कहते हैं, मैंने उनकी मुखालफत नहीं की थी, तब भी नहीं की थी और अब भी नहीं की है। उनकी जीत को मेरी हार ना समझा जाए, बात खराब हो जाएगी। ये आजम खान की चेतावनी थी रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी को और शायद अखिलेश यादव को भी, जिन्हें अखिलेश यादव ने आजम खान के खुले विरोध के बाद भी टिकट दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश तैयार नहीं हुए। फिर आजम ने जो दूसरे नाम दिए, उनके बजाय अखिलेश ने मोहिबुल्ला को टिकट दे दिया। हालांकि बगल की सीट मुरादाबाद में सिटिंग सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर आजम खान की करीबी रुचि वीरा को टिकट दिया गया। एसटी हसन ने अपना टिकट कटने के लिए आजम को जिम्मेदार बताया था।
2024 के चुनाव से पहले जब ये सब कुछ हो रहा था तो काफी कंफ्यूज करने वाली स्थिति थी। आपसी कला और गुटबंदी सामने आ गई थी। हालांकि नतीजे पक्ष में आए तो सब पीछे छूट गया, लेकिन आजम खान का इशारा साफ है कि मोहिबुल्लाह की जीत को उनकी हार ना समझा जाए। आजम खान को कमजोर करने के लिए पहले भी कई बार समाजवादी पार्टी में उनके विरोधियों ने दूसरे मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाकर दूसरा आजम खान बनाने की कोशिशें भी की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे ही कुछ नेताओं पर तंज कसते हुए एक बार आजम खान ने कहा था कि तुम लोगों में से कौन आजम खान बनेगा ये तय कर लो, क्योंकि आजम खान बनने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और आजम खान 100 साल में एक बार बनता है। क्या अखिलेश यादव कोई और आजम खान बना पाएंगे, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल अखिलेश के पास आजम का कोई विकल्प नहीं है। यही वजह थी कि 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। वो अकेले ही आजम से मिलने गए, क्योंकि आजम खान ऐसा ही चाहते थे। केवल आजम और अखिलेश मिले, ना अखिलेश के साथ कोई था और ना ही आजम के साथ तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला भी नहीं। ये आजम की राजनीति का अपना तरीका है। अपनी मांगे मनवाने के लिए पार्टी को ब्लैकमेल करने का उनका इतिहास रहा है। चाहे मुलायम रहे हों या अखिलेश, हमेशा उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर बात मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये उनके स्वभाव का हिस्सा है और वो इसे साफ जाहिर करते हैं। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर पूछे जाने पर आजम खान फिलहाल सेहत पर ध्यान देने की बात कहते हैं, लेकिन राजनीतिक संन्यास जैसे किसी भी प्लान को सिरे से खारिज करते हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। आजम, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला तीनों चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या इसके अलावा आजम अपने परिवार से किसी और को चुनाव मैदान में उतारेंगे या फिर अपने समर्थकों के जरिए ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? इस पर सबकी नजर रहेगी। आजम खान जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे तो काफी शेरो शायरी करते थे। ऐसे ही अपने एक शेर को आजम अपनी जिंदगी का हाल बताते हैं। तूफाने बला है कहीं गिरदाबे मसाइब, हस्ती है कि आस का दरिया मेरे आगे, एक धुन है कि चलता ही चला जाता हूं आजम, ना मंजिल की खबर मुझको ना रास्ता मेरे आगे। तो ये थी आजम खान की पूरी कहानी, जिसे लिखा है मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। किस्सा के इस वीडियो को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस्सा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर गाँव। शुक्रिया।